जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप बनते हैं, टाइप वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके साथ साथ जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो थ्योरी बनती है उसको कवर करने वाले हैं और उसके साथ साथ उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याएं जो हैं किस प्रकार की संख्याएं होती हैं तो पहले उनको कवर करना है, फिर उस पर आए हुए जो भी हम लोग टाइप कवर करेंगे, ठीक है, उसमें साथ साथ उसकी थ्योरी और प्लस उसमें जो आए हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में पहला टाइप बनता है वो उसको पढ़ें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब टाइप नंबर पहला रहेगा, टाइप नंबर पहला, इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में हम लोग कितने टाइप के सवालों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार पहले कवर कर लेते हैं इसको। ऐसा देखेंगे टाइप नंबर पहला, तो टाइप नंबर पहले में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। जो टाइप नंबर हम लोग दूसरा कवर करने वाले हैं, दूसरा इसमें पढ़ने वाले हैं अंक के बारे में, अंक। ठीक है, अंकों पर आधारित, अंकों पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको कवर करने वाले हैं। उसके बाद में जो टाइप नंबर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरे टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। जो टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे, टाइप नंबर 4, उस पर पढ़ेंगे हम लोग विभाज्यता, विभाज्यता पर आधारित, इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जो टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे हम लोग, 5 पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जो टाइप नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 6, इस पर हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, मतलब द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। और उसके साथ साथ जो टाइप नंबर हम लोग 8 पढ़ेंगे, तो 8 नंबर टाइप पर पढ़ेंगे हम लोग फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंडों पर आधारित, गुणनखंड पर आधारित। ठीक है, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उसके बाद टाइप नंबर आपका 9 बनेगा, उस पर पढ़ने वाले हैं शून्यों की संख्या निकालना, शून्यों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो। और टाइप नंबर जो 10 पढ़ेंगे उस पर हम पढ़ने वाले हैं गणित सवाल, मतलब मिसलेनियस प्रश्न, ऐसे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, जो इन टाइप से बाहर हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो पूरा नंबर सिस्टम हमारा होगा वो 10 टाइप में कंप्लीट होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो भी टाइप पढ़ेंगे हम लोग उसमें जो थ्योरी वगैरह है उनको कवर करेंगे और फिर उस पर आए हुए क्वेश्चन की हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है ना, और उसके बाद दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ने वाले अंकों पर आधारित प्रश्न कि कोई भी अंक, 2 अंक की संख्या कितनी होती है, 3 अंक की कितनी होती है, 4 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे छोटी, 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा, 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आता है, 1 से लेकर 100 तक 4 कितनी बार आता है, ऐसे प्रश्न होते हैं यहाँ पे। इकाई अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट, मतलब संख्या का अंतिम अंक निकालना सीखेंगे। विभाज्यता का होगा डिविजिबिलिटी रूल, मतलब इसमें सारे जो नंबर होते हैं उनकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, उसके लिए कुछ नियम होते हैं वो सीखने वाले हैं। शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, किसी नंबर को भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें 3 से 4 सवाल बनते हैं, उनको सीखने वाले हैं। गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या निकालना या फैक्टर निकालना, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इसमें चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है, उसके बाद में बोलेगा सभी गुणनखंडों का योग क्या है, फिर पूछेगा सभी गुणनखंडों का गुणनखंड क्या है, फिर बोलेगा सभी गुणनखंडों का औसत क्या है। इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो टाइप नंबर 9 पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे शून्यों की संख्या निकालना,
शून्य कैसे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, शून्य संख्या निकालना। तो जो टाइप नंबर 10 है वो सिर्फ आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न। तो इस तरीके से हम लोग का होने वाला है। तो आज क्लास हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण देखते हैं कि संख्याएं कैसे पहचानते हैं, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। चलिए देखते हैं पहला टाइप। तो पहले टाइप में सबसे पहले संख्याओं के बारे में बात की जाए तो संख्याओं को हम लोग बोलते हैं नंबर, ठीक है, नंबर बोलते हैं। तो संख्या को जो है दो प्रकार से बांटा जाता है। संख्या को दो प्रकार से बांटा गया। इसका जो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है वास्तविक संख्या, क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं लोग काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। अब देखिएगा वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, दोनों को अच्छे समझना है, ठीक है। दुनिया में आप जो भी संख्याएं देखते हैं वो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, या तो वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। तो अगर हम इसको एक बार में ये समझ पाएंगे काल्पनिक होगा, तो जो संख्या काल्पनिक होगी वो वास्तविक नहीं होगी और जो वास्तविक होगी वो काल्पनिक नहीं होगी। तो एक छोटी सी बात ये आपको समझना है कि अगर कोई भी संख्या, हम जिस संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। और जिस संख्या का वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। बस एक छोटी सी परिभाषा क्या है कि जिस संख्या का हम वर्ग करें और वर्ग करने पर मान कैसा मिल जाए, धनात्मक, तो उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक। और वर्ग करने पर अगर मान मिल रहा है ऋणात्मक तो उसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो इसको हम लोग आयोटा से लिखते हैं, आयोटा से, ठीक है ना, आयोटा को, और आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, क्या कहते हैं, आयोटा। तो इसमें एग्जाम्पल लिखें तो इसमें क्या एग्जाम्पल बनेंगे कि जो संख्या रूट के अंदर निगेटिव होगी वो संख्या हमारी काल्पनिक होगी। जो संख्या रूट के अंदर कैसी होगी, निगेटिव, इस प्रकार की लिखी होगी, वो नंबर हमारी क्या कहलाती है, काल्पनिक। उतना याद रखिएगा, अगर कोई संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक है तो वो काल्पनिक संख्या है, और बाकी जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी कैसी होती है, वास्तविक। तो इनको हम लोग आर से लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आर बराबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। बस इसमें जो ये नेगेटिव नंबर है रूट के अंदर, इन नंबरों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब काल्पनिक संख्या जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए वास्तविक संख्या के बारे में शुरुआत करते हैं कि वास्तविक संख्या के क्या क्या पार्ट बनेंगे। एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखते हैं वास्तविक संख्या का, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट हमारा था वास्तविक का, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन संख्याएं आएंगी, तो पहला हमारा रहेगा पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। दूसरा, पहला हो गया पूर्णांक, और दूसरा या इसके काम करते हैं कि वास्तविक संख्या के दो पार्ट हम लोग और कर लेते हैं। एक पार्ट जो हमारा कहलाता है पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो हमारा कहलाता है दशमलव। तो पूर्णांक का मतलब होता है जो नंबर पूरे होते हैं। जैसे अगर हम पूर्णांक के बारे में बात करें तो इसमें माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, और ऐसे दो नंबर चलेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब सुनना, जो अगर हम बात करेंगे +1 से तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक। अगर हम बात करें -1 से तो इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अगर बात करें 0 की तो 0 होता है उदासीन, ऐसा पूर्णांक जो धनात्मक होगा वो ना ही ऋणात्मक होगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीन पूर्णांक। अब बात करें डेसिमल में, तो जो नंबर पूर्णांक नहीं होंगे वो डेसिमल होंगे। जैसे 0.2 लिखा है, 0.2 लिखा है, 0.35 लिखा है, 0.475 लिखा है,
तो जो नंबर दशमलव में उनको दशमलव बोलते हैं और जो नंबर पूरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक आपका धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक आपका जीरो भी होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अब इस पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है पूर्णांक में, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। अब पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। इंटीजर तो पहला रहेगा इसमें, पहला आपका रहता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। दूसरा रहता है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद रहेगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अगर रहेगा सम संख्या, सम संख्या। और उसके बाद में चौथा रहेगा आपका विषम संख्या। अगला रहेगा आभास संख्या, आभास संख्या। अगला रहेगा सह आभास संख्या या आभास संख्या। उसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसी को बोलते हैं हम लोग संयुक्त संख्या, इंग्लिश बोले कंपोजिट नंबर। उसका रहेगा सहभास, सह आभास संख्या। अगला रहेगा जुड़वां आभास संख्या, जुड़वां आभाज्य संख्या। और अगला रहेगा परमेय संख्या, परमेय संख्या। और उसके बाद रहेगा अपरमेय संख्या। तो इतनी संख्याओं के बारे में हमें अच्छे से समझना। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं या शामिल कर लेते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार की संख्याओं क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? सम। एग्जाम्पल में क्या रहेगा? 2 4 6 8 10 और इस तरीके की संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या, सॉरी सम संख्या। अब विषम संख्याएं क्या होती है? कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। कौन कौन सी? जैसे 1 3 5 7 9 ये संख्या कौन सी है? विषम। अगर हम बात करें कि आभास संख्याएं क्या होती है? आभास संख्या, ठीक है ना, आभास संख्या। तो ऐसी संख्याओं का, ऐसी संख्या जिनमें जो संख्या के सिर्फ 2 वर्ग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आभास संख्या। जो संख्या खुद से कटे, किसी और संख्या से ना कटे या एक से कटे में क्या बोलते हैं? वो आभास संख्या। तो इसमें हमारी कौन कौन संख्या रहेगी? एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, 17 है। इस तरीके की संख्याएं रहती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटे, ठीक है ना। ये बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आभास संख्या। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आभास संख्या, तो वो हमारी कौन सी है? 2 है। और एक बात और याद रखिएगा कि सबसे छोटी समभाज संख्या, मतलब दुनिया में जितनी भी आभास संख्याएं हैं अगर उनमें हम 2 को छोड़ दें तो सारी संख्याएं कैसी है? विषम। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य भी है, ठीक है ना। बाकी सारी संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं। अब बात करें कि भाज्य संख्याएं क्या होती है? वो बोलते हैं संयुक्त संख्या। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा परिमाण हो। तो इनमें कौन कौन संख्या शामिल करते हैं? तो सबसे छोटी संख्या हो गई आपकी 4, उसके 5 तो भाग होगी, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं, ठीक है ना। तो जो संख्याएं अभाज्य होती हैं वो संख्याएं भाज्य नहीं होंगी। तो जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य। और जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे उनको क्या बोलेंगे? भाज्य। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो वो कौन सी है? 4। अगर बात करें सबसे छोटी समभाज संख्या, समभाज संख्या तो वो भी कौन सी होगी? 4। अगर बात करें सबसे छोटी विषमभाज्य,
विषम भाज्य संख्या, तो वो हमारी कौन सी है 9। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आराम से कंप्लीट हो गया होगा। अब अगला जो रहता है सहभाज्य, जुड़वां भाज्य, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको हम एक बार जल्दी से और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग कर देते हैं इधर में और इनको देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया होगा। देखते हैं यहाँ पे सहभाज्य, सहभाज्य की अपनी इनको समझिएगा, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो संख्याएं जोड़े में दी जाए। किसमें दी जाए? जोड़े में, और उनमें कोई संख्या कॉमन ना हो, उनको क्या बोलते हैं? सहभाज्य। कैसे? जैसे मैं बात किया कि 2 और 3, इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है तो क्या बोलेंगे? उनको सहभाज्य बोलेंगे। अगर अगला आप देखें कि 4 और 9, तो ये भी संख्या सहभाज्य। ठीक है ना। अगर बात करें कि 8 और 25, तो ये भी संख्या कैसी है? सहभाज्य। तो ऐसी संख्याओं का सम, ऐसी 2 संख्याओं का सम जिनमें कोई संख्या कॉमन ना हो और उनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। इनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या हो जाती है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि जुड़वां भाज्य क्या होती है? जुड़वां भाज्य, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह, ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें दोनों संख्याएं अभाज्य हो और उसके साथ साथ उनमें अंतर कितने का हो, उनको बोलते हैं जुड़वां भाज्य। तो कौन सी संख्या बनेगी? एक तो आपका बनेगा, पहला बनेगा 3 और 5, क्योंकि इसमें अंतर 2 का है और दोनों संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य है। तो एक आपका ये बन जाएगा, दूसरा बनेगा 5 और 7। ठीक है, इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य और अंतर 2 का है। एक बनेगा आपका 11 और 13, ये भी अभाज्य हो जाएगा। उसके बाद बनेगा 17 और 19, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद बनेगा जाके, उसके बाद बनेगा 29 और 31। ठीक है, उसके बाद बनेगा 41 और 43, 41 और 43। उसके बाद बनेगा जाके 59 और 61। उसके बाद बनेगा जाके 71 और 73। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें अंतर कितने का? 2 का, उनको क्या बोलते हैं? जुड़वां भाज्य संख्या। ठीक है, और देखना बात सुनना ध्यान से, दोनों संख्याएं यहाँ पे अभाज्य होना जरूरी है और यहाँ पे संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है अगर दोनों संख्याओं में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो संख्या सहभाज्य है। पर यहाँ पे क्या देखना है कि दोनों संख्याओं में अंतर 2 का होना चाहिए और दोनों साथ साथ अभाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं पहले संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनको हमें यहाँ समझेंगे तो याद रखिए परिमेय संख्या क्या होती है। एक बार देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और दूसरा रहेगा हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो इसमें परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पे p/q के रूप में लिखा ना जा सके, उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। बस छोटी सी परिभाषा ये है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय है और जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके वो कैसे होंगी? अपरिमेय। अब 2 कंडीशन आपको याद रखनी है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अंडर रूट मतलब 2 मान लिया, ये 2/3 लिखा है, 4/5 लिखा है, 22/7 लिखा है, अंडर रूट 4 लिखा है, अंडर रूट 9 लिखा है। तो ये संख्या कैसी है? हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें कि अपरिमेय संख्या कौन बनेगा तो 22/7 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 17 हो गया, अंडर रूट 27 हो गया। ठीक है ना।
तो अब जिन संख्याओं को हम रूट के बाहर निकाल पाते, जैसे मान लो √4 है, तो इसका मान 2/1 आ जाएगा, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर √5 लिखा होगा तो इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आएगा तो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या बोल रहा है कि पढ़ने होने के लिए P और Q का दोनों का पूर्णांक होना जरूरी है। तो जिन संख्याओं को हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं वो हमारी पढ़ने होगी, और जिनको नहीं निकाल सकते वो ऐसी होगी अपढ़ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो आज खत्म होता है। और वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना।